हमारी आज की पहली थीम, जिसमें कि हम बात करते हैं ट्रेंडिंग स्टॉक्स की, कुछ ऐसे शेयर जहां पे कुछ खबरें भी हों, ट्रेंड में भी हों गूगल के, और कुछ ऐसे एक दो सवाल जो हमारे जो चैट बॉक्स के ट्रेंड में आते हैं उनको भी कुछ एक शेयरों को जगह मिलती है। तो एक एक करके आप लोगों से हम प्रश्न पूछते हैं। सबसे पहले पंकज सर आपसे शुरू करना चाहेंगे, और परसिस्टेंट सिस्टम लेकर के आइए सर। नतीजे आए हैं यहाँ पर, और नतीजों के बाद क्या शानदार रैली देखने को मिली, पहले टी शेयर फिर परसिस्टेंट सिस्टम। तो मतलब नतीजे जो है एक तरीके से उम्मीद जगा रहे हैं। 5700 के ऊपर परसिस्टेंट ट्रेड करता हुआ, अभी भी 7% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है, करीब करीब की 7% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। नतीजों के बाद अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। जो उम्मीदें थी बाजार की उससे बेहतर परसिस्टेंट के नतीजे जो है वो निकल करके आते हुए दिखाई दिए हैं। इसके चलते यहाँ पर मजबूती रही है। मुनाफा 10% बढ़कर के 471 करोड़ के आसपास रहा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी पंकज सर, यहाँ पर क्या टिप्पणी देंगे? विपुल जी देखिए, ये अभी भी 7% की जो तेजी है ये कंटिन्यूअस हायर हाइज के जोन पे है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब ये सस्टेन हो जाती है कोई भी तेजी, और वहां से अगर गिरावट परसिस्ट नहीं होती है या कहीं प्रॉफिट बुकिंग नहीं आती है, तो पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर जो है वो दमखम काफी नजर आता है वहां पे। सिमिलरली सेम पैटर्न जो है परसिस्टेंस के अंदर बना हुआ है। 7% की तेजी के बावजूद भी जो अभी भी दिन के हाई पे ट्रेड कर रहा है, और जब से मार्केट खुला है वो तभी से वो दिन के हाई पे ही ट्रेड कर रहा है कंटिन्यूअसली। तो एक हायर हाइस के फॉर्मेशन यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे देखने मिल रहे हैं, और जिसके अंदर एक अच्छे खासे वॉल्यूम्स जो है वो आते हुए नजर आए हैं। मुझे लगता है कि परसिस्टेंट सिस्टम्स में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हो चुका है 5700 का, और ये मेंटेन कर रहा है। मुझे लगता है कि 5850 5950 रुपए तक के दरवाजे इसके अंदर खुले हैं। अगर कोई फ्रेश बाइंग भी करना चाह रहा है तो इस लेवल पर बाय कर सकता है। 5670 5660 के रेंज में और एडिशन कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 5620। टारगेट जो है वो मैंने अभी बताया 5850 5950। ये बात यहाँ पर परसिस्टेंट सिस्टम को लेकर के निकल के आती हुई अगली कंपनी के लिए चलते हैं। और अगली कंपनी जिस पर कि आज हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा जो है वो ट्रेंड में है, वो हम देख रहे हैं सर MCX। प्रदीप सर आप देखिए ज़रा MCX को। MCX के अंदर अच्छा मोमेंटम भी है, देखने को मिल रहा है 1.25% की तेज़ी। कल भी अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली थी, और करीब करीब जो है बीते 4-5-6 सत्रों के अंदर ये 15-16% का मूव दिखा चुका है। जिस तरीके से सिल्वर के प्राइसेस में धुआंधार रैली रही है, उसके चलते यहाँ पर काफ़ी तेज़ी यहाँ पर रही है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर MCX को लेकर के? अभी भी यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या ये प्रॉफिट बुक करने का लेवल है? मुझे लगता है कि ये जो मूव आ रहा है, इस मूव में एक बार आपको 9800 10,000 तक जा सकता है। देन एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। लेकिन अभी भी जिनके पास पोजीशन है, आप बने रहने का सलाह होगा। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दिखता है चार्ट में। और एक शॉर्ट टर्म के लिए एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखिए। 9275 विल बी योर स्टॉप लॉस। अभी भी बने रहिए। 9800 10,000 ऑन द वे। वहां पे जाने के बाद मुझे लगता है कि एक बार आपको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। जी चलिए, जो है ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। एक कंपनी और जो कि आज ट्रेंड में है, लेकिन उस पर जाने से पहले चूंकि बात MCX पर चली, कुछ कहना चाह रहे हैं सर आप पंकज सर? नहीं 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 अच्छा सर, अच्छा, ठीक है। जो एमसेक्स की जो इन्होंने बात करी काफी प्रोफाउंड लेवल्स हैं सर। और ट्रू रिस्पेक्ट करेगा वो भी। चांदी का जैसे आपने जिक्र किया सर, सिर्फ वही रीजन नहीं है। जिस हिसाब से कल एमसेक्स की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, जो डिस्पैरिटी को लेकर जो प्राइस मिसमैच हो रहा है फिजिकल में और एमसेक्स के रेट्स के अंदर, तो उसको लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उससे काफी दिलासा भी मिला हुआ है। तो ये काउंटर कल ही 7% उछला हुआ था, और ये फॉलो बाइंग दिखा रहा है। डेफिनेटली 10,000 की लेवल पे बेचने की भी सलाह नहीं रहेगी, लेकिन एक जो है वहां पे एक बार थॉट लिया जा सकता है। मैं वही सोच रहा था कि प्रदीप जी की एनालिसिस जो है वो अपनी एनालिसिस से काफी मिलती जुलती है, तो काफी कुछ सीखने मिला भी। अरे बहुत शानदार सर। ये मेरा जो सवाल लेकिन आपसे था वो CDSL को लेकर के था। अब जरा देखिए इसको, ये क्या इंट्राडे में कोई कमाल करने वाला है क्या, और क्या इसको BTST में कन्वर्ट कर सकते हैं, या आपको लग रहा है आज की रैली पूरी हो गई? हालांकि 1% ही तेज है, लेकिन बिल्कुल इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ 1624 1625 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी पंकज सर? विपुल जी देखिए, पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में इंट्राडे की अगर मैं बात कहूं तो एक अच्छी खासी तेजी बन सकती है, लेकिन आप पूरी स्पेस के ऊपर ध्यान रखेंगे। अगर BSE NSE CDSL, NSE तो नहीं है लेकिन एंजल वन जैसे ये कैपिटल मार्केट से रिलेटेड जो थीम है
दो दिन पहले की एक न्यूज देखने मिल रही थी कि एक स्टैगर्ड वीक के अंदर जो है ऑप्शंस जो है वीकली ऑप्शंस ये बंद करने की बात चल रही थी, जिसके बाद में इसके अंदर गिरावट देखने मिली थी सारी सेक्टर के अंदर। लेकिन जैसे ही उस बात में कोई दमखम नहीं दिखा, तो कल की कल ही जो है वो अच्छे खासे तेजी के साथ में मार्केट में ट्रेडिंग देखने मिली। जब मार्केट गिर रहा था तभी कैपिटल मार्केट रिलेटेड जो स्टॉक्स थे वो नीचे लोअर लेवल से अच्छा खासा रेजिलियंस दिखा रहे थे। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर है ना, एक दिन का व्यू लेकर नहीं चलेगा। अगर आपका ट्रेडिंग व्यू अगर आप लेना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली 1600 का स्टॉप लॉस लगाकर पोजीशंस को होल्ड किया जा सकता है। लेकिन अगर आप लंबे नजरिए से अगर देखते हैं इसमें, तो पोजीशन बनाकर चले। स्टॉप लॉस जो है वो 1500 के थोड़ा नीचे रखे, और ऊपरी लेवल पर जो टारगेट मुझे नजर आ रहे हैं 1850 रुपए तक के देखने मिलते हैं। कोई अगर अनप्रेसिडेंटेड चीजें निकल के आती है तो हो सकता है कि इसके अंदर बड़े कट्स भी देखने मिले, लेकिन फिलहाल वैसी कोई उम्मीद लग नहीं रही है। ठीक सर। इस बीच फोन लाइन पर हमारे साथ एक और विशेष मेहमान जुड़े हैं, अरुण केजरीवाल साहब। अरुण सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार विपुल जी। नमस्कार सर। और आपका वो विशेष रूप से मैंने निमंत्रण सर इसलिए आपका मतलब चाहा कि आप ये निमंत्रण स्वीकार करें। एलजी पर सर काफ़ी लोगों के मतलब जो है सवाल हैं, अच्छी लिस्टिंग भी हो गई आज तो सर, उसके ऊपर एक रिपोर्ट भी आ गई नोमुरा को लेकर के। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि अभी एलजी की लिस्टिंग के बाद जो लोग अभी भी खरीदारी करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी, और जो लोग अभी तक एलजी के आईपीओ में अपनी पोजीशन होल्ड कर रहे हैं उनको किस लेवल पे एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करना चाहिए? विपुल जी, जो लिस्टिंग हुई है वो उम्मीद से बहुत ज्यादा बेहतर हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे ख्याल से किसी ने भी 1700 या उसके ऊपर के स्तर की धारणा नहीं रखी थी। कंपनी का प्रदर्शन नंबर्स के हिसाब से कोई ये भाव उचित या सही नहीं लगते, लेकिन जीएसटी में जो कट आई उसको लेकर लोगों को लगा कि शायद इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। कंपनी के जो भी सितंबर के तिमाही के नतीजे आएंगे, पहले जो रिजल्ट्स आएंगे लिस्टिंग के बाद, उसे बहुत गहरी नजर से देखा जाएगा, उसके ऊपर विश्लेषण भी होगा, तब जाकर ये तय होगा कि कंपनी कहाँ जा रही है। ओएफएस था, लेकिन कंपनी ने ये कहा है कि वो एक नई फैक्ट्री लगा रही है जिसमें पैसा खर्च किया जाएगा। ये सब कुछ देखते हुए मुझे ये लग रहा है कि करंट मौजूदा स्तर पर भाव फुल्ली प्राइस्ड इन है, और जब तक कोई नई अपॉर्चुनिटी कारण नहीं दिखता, इसमें पैसा लगाना या और बढ़ना उसकी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जी, अब चूंकि जब एक फ्लो बनता है सर, तो हम देखते हैं 2-4-5 दिन तक एक मोमेंटम बनता ही रहता है। वो हमने बजाज हाउसिंग फाइनेंस में देखा, वो हमने ओला में देखा, वो हमने अभी एनएसडीएल में देखा। हालांकि एनएसडीएल में थोड़ा कम दिन का रहा, लेकिन बाकी जगहों पे थोड़ा 1 हफ्ते 10 दिन चलता है, तो लोग फिर ये कहते हैं, जितने भी हम जैसे लोगों को समझते हैं बेवकूफ़। अब आज तो काफ़ी सारी रिपोर्ट्स भी आ गई, वो 2000 के ऊपर जा रही हैं टारगेट प्राइस, कुछ लोगों के 1800 के ऊपर टारगेट हैं। तो बहुत लोगों के ये सवाल हैं, क्या फ्रेश बाई करने के लिए आप कह रहे हैं कि अभी नहीं खरीदें, लेकिन क्या गिरावट दर्ज करने का वेट करें, क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए एलजी को लेकर के सर? विपुल जी, 1750, 1750 के स्तर पर अगर आप 1800, 1850 के लिए लेते हो तो ये मोमेंटम प्ले ही बनता है। मेरे ख्याल से नए लिस्टिंग में लिमिटेड हिस्ट्री है, 1.25 दिन हुआ है शेयर को लिस्ट हुए, इतना बड़ा जोखिम नहीं लेना चाहिए। मेरे ख्याल से कुछ रुकना ही ज्यादा उम्मीद है, बेहतर रहेगा। शांत रहिए, अपॉर्चुनिटी बहुत आती है। जिस हिसाब से आईपीओ की रफ्तार बाजार में है, हर हफ्ते 4 से 5 इश्यू आते हैं। बिल्कुल सही बात है। और सर, चूंकि आप यहाँ पर उपस्थित हैं, तो टाटा कैपिटल पे जो लोग होल्ड कर रहे हैं, होल्ड करें सर अभी? देखिए, टाटा कैपिटल पर पहले दिन
वो शेयर टिक गया था, दूसरे दिन थोड़ा सा लुढ़का, लेकिन लुढ़क कर अभी भी ऐसा नहीं है कि कोई 5-10% नीचे चल रहा हो। ठीक ठाक है। थोड़ा कठिन समय जरूर है टाटा कैपिटल के लिए। अगर आप निवेशित हो तो आप डिसाइड कीजिए कि आप कितना जोखिम इसमें उठा सकते हैं और एक स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करिए। नया निवेश करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से 300 के स्तर पे का राह देखिए, बहुत दूर नहीं है, हो सकता है जल्दी आपको मिल जाए। ये सर ये जब आप पहुँचे हैं तो ज़रा ये भी बताइए कि आज एक और शेयर लिस्ट हुआ है डिमर्ज होकर के टाटा का। टाटा मोटर्स पे आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? मतलब आज नहीं, मतलब जो नया डिमर्जर हुआ है इसको लेकर के आपका व्यू क्या है और आप अब किस पर ज़्यादा बुलिश होंगे? मतलब कम पैसेंजर व्हीकल के साथ जाना पसंद करेंगे या भविष्य में कमर्शियल व्हीकल पे आपकी निगाहें रहेंगी? आपकी टिप्पणी सर इस डिमर्जर पर क्या होगी सर? लास्ट क्वेश्चन। देखिए, डिमर्जर की टोटल जो आंकड़े हैं वो मैं अभी तक देखा नहीं हूँ, लेकिन अगर आप फंडामेंटल्स के ऊपर जाएं तो पैसेंजर व्हीकल में जो ग्रोथ देखने को मिल रहा है इंडिया में वो एक अच्छा है। टाटा की ईवी और बाकी व्हीकल्स में भी एक अच्छी खासी डेवलपमेंट हुई है। उसी के साथ अगर आप कमर्शियल व्हीकल की बात करें, जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है देश में, ऐसा लगता है कि कमर्शियल व्हीकल की जबरदस्त डिमांड देखने को मिल रही है हर इंडस्ट्री में। हाँ ठीक है सर, ये जो 3 नाम आपने अभी तक डिस्कस किए हैं, एलजी इंडिया, टाटा कैपिटल, टाटा मोटर्स, इनमें सर इन तीनों में से अगर किसी को पैसे लगाने ही हो, एक्स्ट्रा हैं, तो आप किस पर फोकस करेंगे सर? नया पैसा मेरे ख्याल से टाटा पर पैसा लगाना चाहिए। दोनों के डीमर्ज के बाद भाव क्या होंगे उसके लिए मुझे 1-2 दिन का समय दीजिए, फिर मैं आपको भाव देता हूं कि क्या भाव हो सकता है। ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए और ये जो हालिया लिस्टिंग है इस पर अपनी राय जो है देने के लिए। चलिए, हमारे साथ और विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं और पंकज सर चले गए हैं, तो पंकज सर सॉरी आपको धन्यवाद नहीं कर पाए, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन अब हमारे साथ 2 मेहमान विशेष तौर पर जुड़े हुए हैं। अमित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित सर बहुत बहुत धन्यवाद आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। प्रदीप जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आप दोनों में से सर एलजी के ऊपर कोई टिप्पणी करना चाहे तो कर सकता है। अमित सर, हालांकि लिस्टिंग है, आपकी टिप्पणी रहेगी और फिर प्रदीप सर आपकी क्या राय रहेगी? अमित जी, आपने अगर देखा हो या और अगर ना भी करना चाहें तो रहने दीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि अभी कल के ही चार्ट है, कोई चार्ट अवेलेबल है नहीं, इसीलिए थोड़ा टाइम लगेगा मुझे। हाँ कोई बात नहीं सर। प्रदीप सर, आपकी टिप्पणी रहेगी कोई? सर म्यूट प्रदीप सर। सॉरी देखिए, कल भी मैं पॉजिटिव भी था और बहुत ही शानदार लिस्टिंग हुआ है, क्योंकि इतना डिकेड का उनका ब्रांड वैल्यू कल मार्केट ने उनको रिवार्ड दिया है। 50% लिस्टिंग गेन में होना इस बाजार में बहुत ही बड़ी बात होता है। और मैं बहुत अलग अलग रिपोर्ट पढ़ रहा था, 1820 का टारगेट देख रहा था, तो मुझे लगता है कि पर्टिकुलर ये स्टॉक 2000 के ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। टेक्निकल चार्ट ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, फंडामेंटल के आधार पे, ब्रांड वैल्यू के आधार पे और जिस तरीके का लिस्टिंग रहा, लोगों ने बहुत ही पार्टिसिपेट किया। थोड़ा बहुत डीप देखने को मिला था, क्योंकि कल जो हाई लगाया था ऑलमोस्ट 1746 1750 के आसपास, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग अगेन एक अच्छा खासा बाइंग देखने को मिल रहा है। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि वॉलेटिलिटी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। शॉर्ट टर्म में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एटलीस्ट 2-3 महीने में 2000 के ऊपर। जब भी कोई भी आईपीओ आता है मैं पॉजिटिव होता नहीं हूँ, क्योंकि मैं चार्ट देखता हूँ, आईपीओ हाई के लिए वेट करता हूँ। आपको भी पता है कि मेरा आईपीओ हाई स्ट्रैटेजी मैंने मल्टीपल टाइम डिस्कशन किया है। लेकिन अभी 1703 1700 के आसपास का जो प्राइस है एक्चुअली वैल्यूएबल है। मुझे लगता है कि इसमें पोटेंशियल है, बने रहने का सलाह होगा। 2000 के ऊपर मैं इसका टारगेट देखता हूँ। 2000 के ऊपर, चलिए ठीक। चलिए अब ज़रा वापस लौटते हैं और एक कंपनी पे बातचीत करते हैं जिसमें आज आई है बड़ी गिरावट और परसों थी शानदार तेज़ी। अमित सर, वारी रिन्यूएबल पे देखिए ज़रा। वारी रिन्यूएबल में हम देख रहे हैं कि आज ठीक ठाक करेक्शन देखने को मिल रहा है एक अच्छी रैली के बाद। अब इस करेक्शन में क्या करें सर? काफ़ी लोग हो सकता है प्रॉफिट बुक ना कर पाए हों, क्या करना चाहिए? और एवरेजिंग के लिए, फ्रेश एंट्री के लिए क्या
और ज़्यादा नीचे जाने पर ही मौका है? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सर, वारेन रिन्यूअल का जो ओवरऑल अपना सेटअप है वो थोड़ा सा करेक्टिव फेज में आया हुआ है। अभी 1181 के आसपास का भाव चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है जब तक ये वापस से 1260 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक अग्रेसिव बाय प्लान नहीं करना चाहिए। ये करेक्शन जोन पर है, अभी 1140 रुपए तक और टूट सकता है, यानी यहाँ से और 2-3% की गिरावट देखने को मिल सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ओवरऑल अगर 1050 के नीचे नहीं जाता है तो इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए 1140 से 1080 के बीच में। आगे पोटेंशियल थोड़ा टाइम लग सकता है इसको आगे बढ़ने के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर शॉर्ट टर्म के ट्रेड उठाने हैं तो 1212 रुपए के रेट आराम से देखने को मिलेंगे इन्हें 2-4 ट्रेडिंग डेज में। अगर ये और डिप में मिले 1140 के आसपास तो वहां से बाय एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करना चाहिए 1050 के नीचे के स्टॉप लॉस से। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। अगली कंपनी जिस पर कि आज ट्रेंड में है और अच्छी मजबूती है, और प्रदीप सर आपसे कई बार बात भी हुई है, वो है जियो फाइनेंस को लेकर के। 2% से ज़्यादा की तेज़ी, इंट्राडे हाई पर ट्रेड करता हुआ 312 का लेवल देखने को मिल रहा है। क्या टिप्पणी रहेगी सर जियो फाइनेंशियल को लेकर के? काफ़ी लंबे समय से एक रेंज में है, क्या ये रेंज इस बार तोड़ेगा जियो फाइनेंशियल? बिल्कुल जी, थोड़ा टाइम लगेगा एक्चुअल में। देखिए, स्टॉक को हमने रिकमेंड किया था 220 एंड के आसपास, और स्टॉक लगातार चला है 337 340 तक भागा है। और जितने भी न्यूज़ मार्केट पे आया है कि जियो के साथ ब्लैक रॉक का डील, ब्रोकिंग का लाइसेंस मिलना, अलग अलग जितने भी अपडेट्स है कि अंबानी फैमिली इसमें स्टेक बढ़ा रहा है, जो भी न्यूज़ आया है, मुझे लगता है कि ऑल एवरीथिंग इज डिस्काउंटेड प्राइस के साथ। तो टेक्निकली देखा जाए तो बहुत ही अच्छा खासा सपोर्ट लिया था रिसेंटली, ऑलमोस्ट 294 295 के आसपास। अभी मैं इसमें बुलिश हूँ, मेरा व्यू पॉजिटिव ही है। मुझे लगता है कि 335 से लेकर 340 का जो रेंज एक रेसिस्टेंस बनाया था वहां पे जाने के लिए रेडी है। जिनके पास पोजीशन है आप बने रहिए। थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू भी इसमें बहुत पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 450 500 का टारगेट होना चाहिए नेक्स्ट 1.5-2 सालों में। तो पोजीशन तो यहाँ पे लॉन्ग पे ही रखना चाहिए, और जिनके पास पोजीशन अभी है बने रहिए, और एग्जिस्टिंग न्यू पोजीशन अगर आप बनाना चाहते हो तो भी आप बना के चलिए। थोड़ा व्यू लॉन्ग टर्म वाला रखिए जी। लंबा नज़रिया रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ये राय फिलहाल के लिए निकल के आ रही है। अगली टिप्पणी जो है ये आईटी कंपनी एक और लेकर के आते हैं, वो है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा ऑलमोस्ट फ्लैट, नीचे से थोड़ा बहुत रिकवर करता हुआ 0.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। सर आईटी शेयरों में अब हम देख रहे हैं कि थोड़ी बहुत जान आती हुई दिखाई दे रही है। अमित सर, क्या टेक महिंद्रा वो शेयर हो सकता है जहां पर कि थोड़ी पोजीशन ली जा सकती हो 1450 के आसपास? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सर, टेक महिंद्रा तो मैं अब लास्ट टाइम भी जब हमने डिस्कस किया था तब भी उसका भाव 1450 के आसपास ही था। आगे भी मुझे अच्छे पोटेंशियल दिख रहे हैं टेक महिंद्रा में। एक बार ये थोड़ा रेंज से निकल जाए निफ्टी बैंक निफ्टी तो टेक महिंद्रा आउट परफॉर्म कर सकता है आराम से। इसके भाव हमें 1510 रुपए तक देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल बहुत बड़ी मंदी नहीं लगती। 1430 तक एक्यूमुलेट करना चाहिए करंट मार्केट प्राइस से। आने वाले टाइम पे 1500 प्लस के भाव हमें देखने को जरूर मिलने चाहिए। चलिए, ये टेक महिंद्रा के नतीजे आपकी स्क्रीन पर एक बार दिखा दीजिए ताकि एक बार फटाफट जरा पढ़ के दिखा देते हैं। मुनाफा करीब 5.25% बढ़ा है Q1Q बेसिस पे पिछले तिमाही के मुकाबले, और ये 1195 करोड़ रुपए रहा। आय में करीब 5.25% की बढ़त। एबिट की बात करें तो करीब 15% का इजाफा देखने को मिला है। मार्जिन्स में 100 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़ोतरी देखने को मिली है, और ये 11.1 से बढ़ करके और 12.1% रहा है। कंपनी ने 15 रुपये पर शेयर का अंतरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया है। और ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई एक कंपनी और जिसमें कि शायद जो है रिजल्ट भी आए थे, और यहाँ पर एक थायरो केयर, वो प्रदीप सर जरा देखिए थायरो केयर पे जरा एक नज़र डालिए। 3.25% के आसपास की मजबूती, 1300 के आसपास का लेवल आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में शामिल। इनका मुनाफा थायरो केयर का 80% बढ़ा है, और ये 80% बढ़ करके 48 जो है करोड़ के आसपास रहा है। और वहीं कंपनी ने 2:1 का बोनस भी अनाउंस किया है। तो ये तमाम डेवलपमेंट यहाँ पर थायरो केयर टेक्नोलॉजी को लेकर के निकल के आए हैं। अच्छे नतीजों के बाद ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर आ रही है, लेकिन फिर भी 2-2.5% ऊपर है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर, अभी क्या करना चाहिए? सर, अभी 1248 एंड 1220 इस लेवल पे आता है तो आप एक्यूमुलेशन करके जाइएगा, लेकिन अभी मुझे लगता है कि फ्रेश बाई नहीं करना चाहिए, अभी अवॉइड करना चाहिए। एग्जिस्टिंग पोजीशन जिनके पास है उनको पोजीशन रखना है। और जिस तरीके का आज का ऊपर से थोड़ा बहुत हल्का हुआ है
मुझे लगता है कि एक बार 1250 1220 उससे उससे भी नीचे आने का पोटेंशियल लगता है। फंडामेंटली बढ़िया लगता है मुझे चार्ट में, एंड टेक्निकली देखा जाए जिस तरीके से ऊपर से थोड़ा हल्का हो रहा है, तो एक बार वेट करके इसको बाई करके रखना है लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि डबल टॉप फॉर्मेशन भी है ऑलमोस्ट 1400 1420 के आसपास, मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस है, और आज भी देखिए सस्टेन नहीं हुआ। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक बार नीचे आ सकता है, प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, तब जाके आपको यहाँ पे बाय ऑन डिप करके जाना है। हम्म। चलिए, और इस बीच अगली कंपनी की तरफ रुख करते हैं, और इसमें आज हम देख रहे हैं कि एक और कंपनी जो कि पीएसयू बैंक से जुड़ी हुई है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। सर ज़रा देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में क्या गुंजाइश आपको दिखाई दे रही है? फंडामेंटली बीच में काफ़ी लोगों को पसंद था, लेकिन शेयर नहीं चल रहा था क्योंकि पूरा सेक्टर ही अंडर परफॉर्म कर रहा था हमें सर। अभी जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आज हम देख रहे हैं कि 3.25% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। अभी करंट भाव पे 3.5% ऊपर। बीते अगर हम एक महीने की बात करें तो 2-3% 4% के आसपास की रिकवरी रही है, लेकिन कोई संभावनाएं हैं इस पे चलने की सर? यस सर, बिल्कुल। यहाँ से आराम से 10% का पोटेंशियल रखता है, 62 तक के भाव में देखने को मिलने चाहिए। ओवरऑल मुझे 55-30 का मंदा नहीं लगता। अगर कोई भी डिप मिले 57 से 56 तक के बीच की, तो यहाँ से पोजीशन को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 62 से 63 का रेट हमें आने वाले 8 से 15 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। 62 से 63। यस। चलिए, तो ये बात, एक बैंक भी हमारे जो है आज के इस बुके में आ गया। तो आईटी हो गए, तमाम जो कैपिटल मार्केट के शेयर हो गए, जो तमाम आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में शामिल थे। इसके अलावा एक और शेयर जो कि आज पे हम बातचीत करना चाहेंगे एक बार फिर से, हालांकि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस पर बुलिश नहीं है, लेकिन सर ओला बहुत दिनों बाद फिर से थोड़ा सा चर्चा पे कर लेते हैं। 52 रुपये के आसपास अब पहुंचा है। क्या करें सर, बीच में एक रैली आई, फिर ठंडा पड़ गया, एक रैली फिर आज आती हुई दिखाई दे रही है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी प्रदीप जी? और इस पर मैं चाहूँगा कि अमित सर आप भी बताइए। एनर्जी सेक्टर में भी कदम रखने जा रही है। अब ये नया डेवलपमेंट यहाँ पर आया है, फंडामेंटल एक नया चेंज। भावेश अग्रवाल ने एक्स पर इसके बारे में खुलासा किया। हालांकि अब ये कितना फ्रूटफुल होगा ये पता नहीं सर। ज़रा देखिए एक बार, ज़रा क्या कुछ टिप्पणी रहेगी आपकी प्रदीप सर? बिल्कुल जी, देखिए जिस तरीके से ऊपर से रिसेंटली टॉप बनाया था, टॉप बनाने के बाद नीचे आया है, और एक सपोर्ट था ऑलमोस्ट 47 48 तक, तो टेक्निकली देखा जाए तो जिस तरीके से बेस बन रहा है, एक बार फिर से स्टॉक आपको 60 एंड 62 के आसपास जाने के लिए रेडी हो रहा है। करेंट जोन से 10 रुपीज़ 12 रुपीज़ का अपसाइड मुझे लग रहा है। लेकिन मैं ओला को एक्चुअली रिकमेंडेशन नहीं देता हूं, और एक बार मैंने दिया था 55 के ऊपर, और मैंने 67 68 के आसपास का प्रॉफिट बुकिंग कराया था। उसके बाद 55 के नीचे इसका पैटर्न खराब हो गया था, तो उसके बाद मैंने कभी भी ओला को रिकमेंडेशन नहीं दिया। और टेक्निकली देखा जाए तो बहुत वॉलेटाइल रहता है स्टॉक, और क्योंकि बीच बीच में मल्टीपल न्यूज़ भी आता आता रहता है, और क्योंकि अभी मुझे पोटेंशियल लग रहा है 58 60 तक, लेकिन मेरे तरफ से जो है इसको बाय करने का सलाह नहीं रहेगा, मैं अवॉइड करना पसंद करूंगा। लेकिन टेक्निकल के आधार पे देखा जाए तो 58 60 ऑन द वे। अमित सर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी ओला पर? विपुल जी, ये स्टॉक में ना क्या है, हम लोग बहुत टाइम मैनेजमेंट वगैरह की बात करते हैं कि भाई मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, मैनेजमेंट अग्रेसिव होना चाहिए। तो भावेश जी को मैं काफ़ी हद तक स्टडी भी किया हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल तो नहीं है। लेकिन हाँ, अगर 59 अगर किसी ने लोअर लेवल पे लिया हुआ, एक तो सर सस्ते शेयर में मैं थोड़ा डरता ही हूँ, और ये इतना सस्ता हो चुका है कि क्या ही बताएं। लोगों ने जहाँ पर आईपीओ में पैसा डाला हुआ उनके पैसे ही आधे हो गए हैं। तो ये ओवरऑल 50 के आसपास एक सपोर्ट जोन है, टेक्निकल सपोर्ट जोन है। 50 के आसपास अगर धोखे से मिले तो वहां पर थोड़ा मोड़ा माल ले सकते हैं। 55 56 57 रुपए तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल अगर कोई पॉजिटिव फंडामेंटल न्यूज ट्रिगर होती है या फिर पोटेंशियल बनता है तो इसको 71 रुपए के ऊपर क्लोज होना पड़ेगा, तब हम इसमें 100 रुपए के पार देखने की उम्मीद बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए 71 के ऊपर की क्लोजिंग ही आनी जरूरी है। ठीक, ये टिप्पणी फिलहाल के लिए यहाँ पर निकल करके आती हुई, इसी के साथ इस सेगमेंट को समाप्त हम करें उससे पहले एक टिप्पणी और ले लेते हैं। कुछ एक दर्शकों की भी टिप्पणी आई है और वो सवाल भी है, तो एक टिप्पणी जो है दर्शकों के हिसाब से, वो ज़रा यस बैंक पे ज़रा टिप्पणी कर दीजिए। यस बैंक कैसा लग रहा है? 23-24 के आसपास आ चुका है। किस लेवल के बाद जो है, प्रदीप जी ने शायद 25 के ऊपर कहा था मैं पॉजिटिव होऊंगा,
और क्या करना चाहिए सर अभी? सर मैंने बताया था 25 के ऊपर मैं एक बार सोचूंगा, एक बार रिव्यू करूंगा, क्योंकि अच्छा। स्टॉक का परफॉर्मेंस जो है लास्ट 4-5 साल से हमने देखा कि कितना नेगेटिव रहा है। अब रिसेंटली मल्टीपल न्यूज़ थोड़ा पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन अगेन मैं प्राइस एक्शन के साथ ही जाना पसंद करूंगा। 25 एंड अबव अगर आता है मैं उस टाइम पे एक बार देखूंगा, रिव्यू करूंगा। 25 के ऊपर सस्टेन अगर होता है, फिलहाल मेरे तरफ से तो अभी भी फ्रेश बाय करने का कुछ भी सलाह नहीं है, लेकिन जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग पे है आप बने रहिए स्टॉक के साथ। मुझे लगता है कि जिस तरीके का एक टेक्निकल पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट 21 के आसपास, सो मैक्सिमम 20.50 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके बने रहिए, लेकिन फ्रेश बाय नहीं करना है। फ्रेश बाय यहाँ पर नहीं करना है। इसी के साथ इस सेगमेंट को करते हैं यहीं पर समाप्त।